मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने जो बिंदु देखा था उसमें हमने तापमान वाला बिंदु देखा था। रोजाना का एक बिंदु अपन ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो डेली के वीडियो में कंप्लीट भी हो जाए, यानी सामान्य रूप से अपन ने बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं। जो एक दिन का जो वीडियो है उस वीडियो में ही उस टॉपिक को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी विस्तार से अपने क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आज अपन देखते हैं एक नया बिंदु सेल, चट्टान के बारे में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ठोस जो बाह्य परत है, इस बाह्य परत को अपन क्या कहते हैं? भूपटल। यानी अपनी जो पृथ्वी है वो एक ठोस परत के रूप में, उस पृथ्वी की बाहरी जो ठोस परत है उसे अपन भूपटल के नाम से जानते हैं। और इस परत का यानी इस भूपटल का जो शुष्क भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, उस शुष्क ऊपर की ओर उठा हुआ जो भाग है उसे कहा जाता है क्या? स्थलमंडल। किसे कहते हैं? स्थलमंडल। हमारी पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ शुष्क भाग जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। और जो अवतलित नीचे की ओर जलयुक्त भाग है उसे कहा जाता है क्या? जलमंडल। आते हैं बिंदु पर। एक शब्द है लिथोस। लिथोस का अभिप्राय होता है मुख्यतः चट्टान से। देखिए, प्रश्न यहां पर यह है, चट्टान कहें किसे, चट्टान होती क्या है? देखिए, मुख्यतः हमारे धरातल पर जो चट्टान की जो रचना हुई है, इस चट्टान की रचना में अनेक तत्व सम्मिलित हैं। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं चट्टान का अभिप्राय खनिजों के समूह से है। यानी जो खनिज समूह है वो चट्टान है। अनेक प्रकार के तत्व, अनेक प्रकार के खनिज तत्व विद्यमान होते हैं और उन खनिज तत्वों का जो सम्मिश्रण, जो संगठित जो रूप होता है वह रूप क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। तो यहां तक शायद आप चट्टान के बारे में जान गए होंगे कि चट्टान क्या है? खनिजों का एक समूह होता है। तो ये मुख्यतः हमारे भूपटल की, यानी हमारा जो ऊपरी स्थल भाग है, पृथ्वी का जो बाह्य ठोस भाग है, इस भूपटल की रचना करने वाले जो पदार्थ हैं वो भी चट्टान है। उन्हें भी अपन सेल कह सकते हैं। मुख्य देखो, सेल है क्या? सेल या चट्टान का मतलब होता है कठोर दृढ़ भूखंड। कठोर दृढ़ भूखंड। ये मुख्यतः ये जो कठोर दृढ़ भूखंड है ये चट्टान का बोध कराता है। मुख्यतः चट्टानों के अंतर्गत उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो पदार्थ ग्रेनाइट के बने हो, चाहे उन पदार्थों का निर्माण बालू से हुआ हो, चाहे वो कठोर हो, चाहे वो कोमल हो, चाहे वो चिकनाई युक्त हो, चिका प्रदान हो, रेत युक्त हो, कैसे भी हो, प्रवेश्य हो, अप्रवेश्य हो। प्रवेश्य का मतलब होता है रंध्र युक्त, जिन चट्टानों के अंतर्गत जल का प्रवेश हो जाता है। अप्रवेश्य, जिनमें जल का प्रवेश नहीं हो पाता। किसी भी प्रकार की स्थितियां हो उन्हें अपन चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। आते बिंदु पर, यह तो हो गया चट्टान का सामान्य परिचय विस्तार से, और अपन देखेंगे आपके सिलेबस के अंतर्गत चट्टानों का जो वर्गीकरण है, मुख्यतः चट्टानें 3 प्रकार की बताई गई है। 3 प्रकार। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान,
कायांतरित चट्टान। चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बताई गई है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित। शायद 8वीं 9वीं क्लास या 10वीं क्लास के अंतर्गत भी आप लोग चट्टानों के बारे में अध्ययन किया होगा। आते बिंदु पर सबसे पहले अपन आग्नेय चट्टान के बारे में केवल सामान्य परिचय देखेंगे चट्टानों का। देखिए मुख्यतः एक शब्द है इग्निस। इग्निस शब्द का मतलब होता है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये इग्निस शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा के अंतर्गत इग्निस का अर्थ क्या होता है? अग्नि, यानी आग से उत्पन्न। इग्निस अग्नि वाली चट्टानें, यानी जिन चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? आग से हुआ है। देखिए मुख्यतः वास्तव में आग्नेय चट्टानों की स्थिति होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे धरातल के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गर्म तप्त जो मेग्मा हमारे धरातल के बाहर की ओर निकलता है, ज्वालामुखी के बारे में भी अपन ठीक प्रकार अध्ययन करेंगे अभी। तो हमारे धरातल के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तप्त और गर्म अवस्था में जो मेग्मा हमारे धरातल से बाहर की ओर निकलता है, और जब ये गर्म तप्त मेग्मा बाहर की ओर निकलता है और धरातल पर बाहर की ओर निकल करके जब ये ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमा हो जाता है, उस चट्टान को कौन सी चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। बताओ अग्नि से उत्पत्ति हुई या नहीं हुई? भाई ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मेग्मा बाहर निकला धरातल के आंतरिक भाग से, कौन सी अवस्था में था? गर्म तप्त अग्नि की तरह। और जब वो गर्म तप्त अग्नि की तरह वाला जो मेग्मा था, वो हमारे धरातल से बाहर की ओर निकलकर ठंडा हुआ, ठोस अवस्था में जमा हुआ, उससे जमाव को आग्नेय चट्टान के नाम से जाना गया है। देखिए मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मेग्मा के ठंडे होकर जमने से, मेग्मा के ठंडे होकर जमने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। आपकी जानकारी बता दूं, जीके का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान क्यों? जिन चट्टानों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, उन चट्टानों को प्राथमिक सेल कहा जाता है। देखिए मुख्यतः इन चट्टानों के अंतर्गत, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत मुख्यतः किन की उपस्थिति पाई जाती है? रवे कण की उपस्थिति पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है रवेदार चट्टान कौन सी है? तो रवेदार चट्टान भी कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान ही होती है, रवे की उपस्थिति के कारण से। मुख्यतः हमारे धरातल पर जो प्राचीनतम सेलें विद्यमान हैं, सबसे पहले जिन चट्टानों की उत्पत्ति हुई उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो शायद आग्नेय चट्टान के बारे में ठीक प्रकार जान गए होंगे। इग्निस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। जिन चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई हो? अग्नि से। कैसे? ज्वालामुखी उद्गार के समय हमारे धरातल के आंतरिक भाग से जो तप्त और गर्म मेग्मा धरातल पर बाहर की ओर निकलता है, उसके ठंडे होकर जमने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसे प्राथमिक सेल और रवेदार सेल भी कहा जाता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषताओं की बात करें तो एक विशेषता तो यहां पर हो गई। पहली विशेषता कि आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। नंबर 2, आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो स्तरहीन होती हैं, इनके अंतर्गत परतें नहीं पाई जाती, रंध्रहीन होती हैं
इनमें जल प्रवेश नहीं कर पाता। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, जिसमें अपर्दन भी बहुत नहीं हो पाता या नहीं हो पाता अपन ये कह सकते हैं। और मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में वितरण पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों की कितनी विशेषता हो गई? 5। रवेदार होती हैं, परतहीन होती हैं, रंध्रहीन नहीं होती, कठोर होती हैं, स्थूल होती हैं और ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये आग्नेय चट्टानें। इनके अंतर्गत भी, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत भी अलग अलग इनके प्रकार हैं, जैसे स्तरीय, पातालीय, जो कि आगे अपन देखेंगे। आपके सिलेबस के अंतर्गत सामान्यतः आग्नेय चट्टान का ही दे रखा है। इसके अतिरिक्त रासायनिक वर्गीकरण वगैरह भी इनका दे रखा है, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मध्यम चट्टानें, अधिशिल्के चट्टानें, अनेक प्रकार के उदाहरण, अनेक प्रकार के। हाँ, एक बात ये जरूर है भाई, आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरणों के अंतर्गत ग्रेनाइट चट्टान है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं, डायोराइट है, गैब्रो है। ये सारी चट्टानें किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान। इसका विस्तार से अध्ययन अपन और करेंगे। पहले एक बार सामान्य परिचय देख रहे हैं चट्टानों का। दूसरा आता है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान को आप एक नाम और दे सकते हो, कौन सा? तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान होती क्या है, कहें किसे? देखिए, मुख्यतः जमाव होना। अवसाद का मतलब होता है निक्षेप होना। निक्षेप क्या, किस प्रकार का निक्षेप इसके अंतर्गत देखने को मिलता है? तो देखिए, मुख्यतः आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत क्या होता है कि जब विभिन्न प्रकार के अपर्दन के जो प्रक्रम होते हैं, अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय, और उन टूटे फूटे पदार्थों को बहाकर ले जाना, वो कहलाता है अपर्दन। तो अपर्दन की क्रिया के दौरान जब चट्टानी पदार्थ का जो टुकड़े होते हैं, उनका जो चूर्ण होता है, चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो प्रवाहित होकर के किसी एक स्थान पर जमते जाते हैं, उनका निक्षेप होता जाता है। और उस निक्षेपण के कारण से जिस चट्टान का निर्माण हो जाता है, उस चट्टान को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान। अवसाद का मतलब निक्षेप होता है, जमाव से होता है। अपक्षय जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं, तो अपर्दन का कोई भी साधन, जैसे नदी वगैरह, ये अपर्दन का कोई साधन उन चट्टानी पदार्थों को अपने साथ बहा कर ले जाता है और किसी स्थान पर जाकर के उन चट्टानी टुकड़ों का, चट्टानी मलबे का क्या करता रहता है? निक्षेप करता रहता है, जमाव करता रहता है। और उस जमाव से वो चट्टान का निर्माण हो जाता है, जिसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत परतें पाई जाती हैं। एक साधन के द्वारा निक्षेप कर दिया गया, फिर निक्षेप, ऐसे बार बार निक्षेप होता रहता है, तो अनेक परतें अंतर्गत पाई जाती हैं। रवे इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते। जीवावशेष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेष, क्योंकि नदियों के ऋण के द्वारा चट्टानी टुकड़ों के साथ साथ विभिन्न जीवों के अवशेष भी बहा कर ले जाए जाते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार भी अधिक होता है। ये विशेषताएं पाई जाती हैं किसकी? अवसादी चट्टानों की। तो अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता? परतें होती हैं, अनेक प्रकार के छोटे बड़े कण इनके अंतर्गत होते हैं, तो रंध्रयुक्त होती हैं, रवेदार होती हैं, जीवावशेष होता है, और मुख्यतः इनका जो विस्तार है वो क्षेत्रीय विस्तार अधिक पाया जाता है। ये विशेषता हो गई अवसादी चट्टान की। वर्गीकरण इसका भी दे रखा है, विस्तार से वर्गीकरण पर देखें तो इसका भी है, लेकिन अपन फिलहाल अपन सामान्य तीनों चट्टानों का अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु आता है अपना कौन सा? कायांतरित चट्टान के बारे में। देखिए, कायांतरित चट्टान होती क्या है? कायांतरण का मतलब होता है रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान क्या? स्वरूप में परिवर्तन होगा। कायांतरण से अभिप्राय क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन होना। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भूगोलवेता थे हट्टन, सबसे पहले इस चट्टान के विषय में या कायांतरण के बारे में किसने बताया? हट्टन नामक भूगोलवेता ने बताया।
देखिए होता क्या है इसके अंतर्गत कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के स्वरूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन की स्थिति हो जाती है। परिवर्तन की स्थिति क्या, चाहे वो ताप के कारण से हो, चाहे वो दाब के कारण से हो, चाहे वो और भी अनेक क्रियाएं होती हैं, गोलीकरण, उष्ण जल, अनेक क्रियाएं होती हैं। चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होने की क्रिया वह कायांतरण है। देखिए मुख्यतः जो कायांतरित जो शब्द है, ये एक शब्द है लैटिन भाषा का मेटामॉर्फिक। लैटिन भाषा कौन सा शब्द है, मेटामॉर्फिक। दो शब्दों से मिलकर बना है मेटा और मॉर्फिक। मेटा जो शब्द है इसका मतलब होता है परिवर्तन और मॉर्फिक का मतलब होता है आकृति। शायद समझ में आ गया होगा कायांतरित होता क्या है। मेटा यानी परिवर्तन, मॉर्फिक यानी आकृति, यानी आकृति में परिवर्तन होना, वो कायांतरित चट्टान है। यानी सेलों का जो संगठन है, सेलों का जो स्वरूप है, उसके अंतर्गत क्या होता रहता है, परिवर्तन। यानी भाई उसका दोबारा निर्माण होना, विघटन होना, टूटना, वापस वियोजन होना, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, स्वरूप में परिवर्तन। जो पहले का जो स्वरूप था, पूर्व में जो चट्टान जिस प्रकार की दिखती थी, जिस प्रकार की आकृति थी उस चट्टान की, उस आकृति के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति। परिवर्तन की स्थिति क्या, वो परिवर्तन किसी भी प्रकार से हो सकता है। ताप के कारण से भी हो सकता है, दाब के कारण से भी हो सकता है, संकुचन के कारण से भी हो सकता है, उष्ण जल के कारण से भी हो सकता है। अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण से उसमें क्या परिवर्तन होता रहता है, या उसके स्वरूप के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति बनती रहती है। तो मुख्यतः कायांतरित चट्टान के अंतर्गत स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति। देखिए मुख्यतः जो कायांतरित चट्टानों की जो बनावट होती है, उनका जो रासायनिक संगठन होता है, वो उनके परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कायांतरण के पश्चात जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो अधिक कठोर हो जाती हैं। अवसादी सेलों के अंतर्गत जो जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं, कायांतरण के दौरान जीवाश्म रहित चट्टानें हो जाती हैं। ऐसे अनेक प्रकार की विशेषताएं मुख्यतः में देखने को मिलती हैं कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत। तो ये तीन प्रकार की चट्टानों का अध्ययन हमने किया। ध्यान दें, केवल मैंने सामान्य परिचय बताया है। ये मानो अभी तक आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल के अंतर्गत जो अपन 2-3 वीडियो में एक चट्टान का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपन सामान्य परिचय कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन अपन करेंगे, उनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत सामान्य बातें ज्योग्राफी की बता। उम्मीद है शायद आपको तीनों चट्टान, जो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनके बारे में समझ में आया होगा। आज इतना ही। मुख्यतः टेस्ट के लिए मैं फिर बता दूं कि जो टेस्ट के बारे में बात चल रही थी अपनी, जो भी आपके पास शेड्यूल आ गया होगा शायद 10-11 तारीख से जो टेस्ट है अपना, उस टेस्ट के अंतर्गत जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, उम्मीद है अब तक आपने शायद क्लियर भी कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे ठीक प्रकार से। वीडियो को आप बार बार देखोगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक, महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको लगे वीडियो के अंतर्गत आप उनको नोट करोगे, तो निश्चित रूप से आपके पेपर की ठीक प्रकार से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आपके पास में कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल है नहीं। इसके अतिरिक्त मार्केट के अंतर्गत भी सिलेबस जो आपका नया आएगा वो अभी तक शायद ठीक प्रकार से अवेलेबल नहीं है। अपन भी ज्योग्राफी की सामान्य बातें ये अभी कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है मेरा कि जो टॉपिक आपको 2-3 टॉपिक बताए गए थे वीडियो के, आप उन वीडियो को ठीक प्रकार से देखो, 2-3 बार देखोगे। जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप जानकारी लोगे, लिखोगे, तो आपको ठीक प्रकार से वो याद हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये बात विशेष ध्यान रखें। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जहां भी आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो प्रत्येक स्टूडेंट ये ठीक प्रकार सुन ले। डाउट्स का जो ऑप्शन है आप उसमें भेज सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत है, कोई वीडियो समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, कोई भी बात, तो मुख्य रूप से आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शेष